सरनेम मानहानि केस में 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। सूरत कोर्ट ने फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए राहुल को 30 दिन का वक्त दिया है। कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई। बंगला खाली करने का नोटिस भी मिल चुका है। एक एक करके दिन निकल रहे हैं, लेकिन राहुल की तरफ से अभी तक हायर कोर्ट में कोई अपील नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल के मामले पर कानूनी राय ली जा रही है। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ जल्दी ही अपील की जाएगी। कानून के लिए जाने माने कानून वकील हैं, वो निर्णय लेंगे किस तरीके से अपील होगा, कब अपील होगा, कहाँ होगा, तो वो तय है। सेशंस कोर्ट में जाना ही है, 30 दिन के अंदर जाना है। उसमें क्या होगा, क्या आर्गुमेंट दिया जाएगा, ये सब वकीलों को इस पर सोचने दीजिए। राहुल को अगर सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। कोर्ट से राहत नहीं मिली तो उन्हें जेल जाना होगा। वो 2 साल की सजा के बाद 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में हो रही देरी का राजनीतिक पहलू भी है। कांग्रेस के दिग्गजों को लगता है कि राहुल के मुद्दे को गर्म रखकर पार्टी को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। पूरा फोकस इस पर है कि राहुल को विक्टिम बताकर लोगों की सहानुभूति हासिल की जाए। इस केस ने अचानक विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस के करीब ला दिया है, जो कि एक बोनांजा है। 19 विपक्ष पार्टी एकजुट होकर एक ही आवाज में उन्होंने कहा है कि हमें एक साथ लड़ना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। कांग्रेस मुख्यालय और उसके मीटिंग रूम में जो भी स्ट्रैटेजी बन रही है वो आखिर कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि इस देरी में अगर राहुल गांधी के सारे ऑप्शंस खत्म हो गए तो जेल के अंदर से राहुल कितने प्रभावी होंगे। क्या मजबूत विपक्ष की खातिर वो ये शहादत देने के लिए तैयार भी हैं? तो बातचीत इसी मसले पर आज होगी कि कांग्रेस की रणनीति क्या है और क्या आगे का प्लान है और इससे क्या विपक्ष को भी साधने में मदद मिलेगी। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। कांग्रेस की तरफ से उनके प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल जी हैं, साथ ही वकील बहुत ही वरिष्ठ हैं हमारे साथ आभा सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। अर्शप्रीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मामले को 3-4-5 दिन तो हो ही चुके हैं और काफ़ी सारी जो है कार्रवाई भी हो चुकी है। तो एक सामान्य सा लोगों के मन में प्रश्न हुआ कि अभी तक आप लोग अदालत में नहीं गए हैं, क्यों सर? जी धन्यवाद। पहली बात तो साहब ये है कि इन्होंने सिर्फ राहुल जी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, इन्होंने लाखों लोगों की आवाज को डिस्क्वालीफाई किया है जिनको राहुल जी रिप्रेजेंट करते थे और जिनके लिए बोलते थे। अब जहां तक कानून की बात है, जब हमारा सेंटेंस ऑलरेडी सस्पेंडेड है और इस डिसीजन को अपील किया जा रहा है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई भारतीय जनता पार्टी ने? उसके पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला कारण यह है कि राहुल जी अडानी इशू पे जेपीसी प्रोब डिमांड करे थे, सवालात खड़े करे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। सदन में बोलते थे, उनके माइक म्यूट हो जाते थे, सदन एडजर्न हो जाता था, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी बोलने की। तो जब वहां बात नहीं बनी तो उनको इसको भी रिजॉर्ट करना पड़ा, दे हैड टू रिजॉर्ट टू दिस। दूसरा कारण ये है, अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे अडानी इशू से, चोकसी साहब के इशू से राहुल गांधी जी पर। जब साहब अपील इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, फिर हाई कोर्ट में ऑप्शन है, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, फिर रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन, मर्सी पिटिशन का भी रिव्यू है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी एक बात बताए, आप राहुल जी को रोकने की कोशिश क्यों करें? और ये जो कदम इन्होंने उठाया है डिस्क्वालिफिकेशन का, इलीगल है, कानून के गलत है, कानून के उलट है। कैसे? आर्टिकल 103 कहता है कि देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रेसिडेंट ये फैसला लेंगे डिस्क्वालीफाई मेंबर को करना है या नहीं करना, इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेने के बाद। अब मुझे बताएं कि क्या ये मैटर राष्ट्रपति जी को भेजा भी गया था इन द फर्स्ट प्लेस या नहीं भेजा गया? और दूसरा, क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ? अगर नहीं हुआ तो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे ठीक है? और क्या कानून सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के लिए बना है? जो राहुल जी जैसे फॉर एग्जांपल या और ऑपोजिशन पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अग्री नहीं करती है, जो उनको सवाल खड़े करते हैं
जो उनके साथ मतभेद रखते हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन रखते हैं, बिकॉज बीजेपी के लीडर्स ने हमारे लीडर्स के लिए शब्दों का प्रयोग किया, जैसे डायन, जैसे सद्दाम, जैसे पप्पू, जैसे रेनकोट पहन के नहाना कैसे है, ऐसे रिमार्क्स और कुछ ऐसे भी है साहब जो मैं टीवी पे बोल भी नहीं सकता क्योंकि उनकी क्वालिटी ऐसी है। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना कोई कार्रवाई, और वो सिर्फ डेफामेटरी, डेरोगेटरी और डिमीनिंग नहीं थे, वो ऐसे बयान भी थे जिसकी वजह से लोगों को उकसाया भी जा रहा था कानून को अपने हाथ में लेने के लिए। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इनसे पूछता हूं, अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, आपके सबसे ज्यादा सिटिंग एमपीज हैं जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस। अशप्रीत जी, ये तो आप कंटिन्यू करिएगा। मैंने जो सवाल पूछा कि आप लोग अदालत जाने में देरी क्यों कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। मतलब नहीं, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो सकता, मैं इस पे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूँ मैं। जी, उसका जवाब देता हूं आपको। देखिए, अपील है, अपील में टाइम लगता है। हमारा सेंटेंस सस्पेंड हुआ 30 दिन के लिए। 30 दिन तक हमारे पास ऑप्शन है इस फैसले को अपील करना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। 30 दिन तक हमारे पास टाइम है साहब, 31वां दिन नहीं हो सकता। तो जब हमारे पास टाइम है, हम अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं, कैसे करना है, किसके कौन से लॉयर साहब एंगेज करने हैं, कैसे इसको काउंटर करना है, लीगली भी और पॉलिटिकली भी। इनको लगता है हमारी आवाज इसके बाद दब जाएगी, इसके बाद हमारी आवाज ऊंची भी होगी, हमारी आवाज बुलंद भी होगी, और 17 ऑपोजिशन पार्टीज तो इकट्ठी हुई हैं। देश भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यूनाइट हो रहा है और इनको बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को डंडा तंत्र और भय तंत्र में तब्दील करने की कोशिश की है। ठीक, तो पॉलिटिकल भी आप चाहते हैं कि मामला गर्म रहे, इसलिए सर आपके पास तो इतने सीनियर वकील आपकी पार्टी के अंदर ही है और आपको जाना कहाँ ये भी आपको पता है, इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए। खैर नहीं भाई, आपकी अपनी चॉइस है कि आपके पास 30 दिन का टाइम है, आप चाहे जब जाएं। हाँ भाई, थोड़ा सा इस पर अभी कई सारी बातें अर्श जी ने कही, मुझे ये बताइए क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ अपील होगी और आगे की प्रोसीजर्स क्या होगी जनता की समझ के लिए। देखिए, जो ये कानून है इसमें जो इनको सजा दी गई है 2 साल की, इसमें अभी तो 30 दिन का समय कोर्ट ने ही दिया था इनको सजा सुनाते हुए कि 30 डेज का टाइम है जिसमें ये अपील कर सकते हैं। और अब ये चूंकि ये सूरत कोर्ट का था तो इसके बाद ये वहाँ के सेशंस कोर्ट में ये मैटर जाएगा और वहाँ पे हो सकता है, मैं तो विश्वास भी है मुझे कि इसको कोर्ट स्टे कर देगा इनका कन्विक्शन, और जैसे ही इनका हायर कोर्ट जो सेशंस कोर्ट है अगर इनका कन्विक्शन स्टे कर देगा तो फिर जो है पार्लियामेंट में इनकी बर्खास्तगी जो है वो रद्द की जा सकती है और दोबारा इनको एमपी का जो है ये इनको वापस इनकी पदवी दी जा सकती है। लक्षद्वीप के एमपी को देखिए जो इस तरह से उनको कन्विक्ट किया गया था, लेकिन केरला हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया और उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट में हो रहा है कि उनको दोबारा उनकी जगह दी जाए। तो ये 30 दिन का समय जो है इसको पार्टी यूज कर रही है और मुझे लगता है सही ढंग से यूज कर रही है क्योंकि सबको मालूम है कि 24 में चुनाव है तो उसका फायदा इनको मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो डेफेमेशन का कानून है, आपको याद होगा 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी और कई नेताओं ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि अब क्रिमिनल डेफेमेशन खत्म कर दीजिए, उसकी अब इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो जो फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है 19(2) के तहत तो वो एक फेटर करता है, एक रोक लगाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट माना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सिविल डेफेमेशन के साथ क्रिमिनल डेफेमेशन भी होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन एट स्टेक होती है। लेकिन मेरा कहना है कि ये बड़ा डेफिनेटिव होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक लेवरेज है कि नरेंद्र मोदी जी को खुद ये डेफेमेशन में जो है इसमें कानून में आना चाहिए था क्योंकि पुर्णेश मोदी जो है इनका जो है लोकस क्या है। लेकिन अब ये तो आगे का कोर्ट देखेगा कि लोकस था, उनका सम्मान हटा कि नहीं हटा। बट यस, ये बात जरूर है कि राहुल गांधी ने डेयरिंग करी जो उनको नहीं करना चाहिए थी और उसकी सजा उनको मिली है। लेकिन 2 साल की सजा कहीं ज्यादा है। आज तक डेफेमेशन में कहीं भी 2 साल की सजा मुझे नहीं याद है कि किसी को दी गई थी। ये सब ध्यान रखते हुए राहुल गांधी को जरूर 2 बातें आपने कही, कोर्ट से जो है सहूलियत मिलेगी। आवाज आपने 2 बातें, आपने कहा कि मोदी जी के बीच में आना चाहिए और दूसरा आपने कहा राहुल जी ने डेयरिंग की। दोनों बताइए क्या हुआ है।
देखिए ये हुआ कि इन्होंने इस तरह से बोला, अगर आप बोल रहे हैं ललित मोदी चोर हैं, नीरव मोदी चोर हैं, तो वो चलिए ठीक है, उतना चलेगा, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी चोर हैं और मोदी समाज चोर है, वो जो है इन्होंने थोड़ी सी गलत जो है इनके खिलाफ गया और इन्होंने इसको सही ढंग से डिफेंड नहीं किया। देखिए अभी मैं भी एक मैटर देख रही थी जो आप लोग सारे मीडिया चैनल ने भी चलाया, सलमान खान ने एक एनआरआई केतन कक्कड़ पे डेफेमेशन डाला था, ये बोला कि उन्होंने एक यूट्यूब चैनल में ऑस्ट्रेलिया में सलमान खान के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे थे और कुछ अपशब्द लोगों को लगा भी कहे थे कि वो आतंकवादी है, वो है, लेकिन हमने उसको जो डिफेंड किया, आप मानेंगे नहीं कि सलमान खान के जो वकील थे डीएसके लीगल, उनके ऊपर हमने सेशंस कोर्ट से कॉस्ट इंपोज कराई और कहा कि केतन कक्कड़ ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था जो अपशब्द या डेफेमेशन की डेफिनेशन में 499 आईपीसी में आता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सलमान का वो जो है राहुल गांधी के वकील भी ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, उन्होंने सही ढंग से दिखाया नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक पब्लिक पर्सन है और राहुल गांधी करप्शन की बात कर रहे थे और वो जनरल करप्शन की बात कर रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को करप्ट नहीं बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के वकील भी जी आभा जी कि सलमान खान इतनी बड़ी लॉ फर्म लेके केतन कक्कड़ पे वो कर नहीं पाए। आभा जी आप दो बातें कह रही है, आप ये कह रही हैं कि उनको ये नहीं बोलना चाहिए था डेयरिंग की, दूसरा आप ये कह रही हैं कि ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। आपको इस फैसले में खामी नजर आती है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी खामी तो ये नजर आती है कि 2 साल की सजा दे दी गई। डेफेमेशन का एक केस मैं 2016 से हैंडल कर रही हूँ गिरगांव कोर्ट में, 16 से आज 23 हो गई, लेकिन वो केस अभी तक समाप्त नहीं हुआ। लेकिन जिस तेजी से और जिस तरह मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया उससे जरूर सवाल उठते हैं। जी अश्विन जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए। जी मैं एक चीज ऐड कर दूं, देखिए अपील इंस्टेंट नहीं होती, जो रिलीफ होता है ना अपील का वो इंस्टेंटली एकदम से नहीं मिलता है, जो बहुत लोगों को लगता है। बिकॉज अपील में और बेल में, जैसे ये पवन खेड़ा साहब का एग्जांपल बहुत देते हैं, पवन खेड़ा साहब का केस बिल्कुल अलग था, उसमें अपील नहीं दायर की थी हमने, जब वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनको रिलीफ मिल गया था इंस्टेंटली। अपील में जब दायर होगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब पहले तो रिकॉर्ड समन करेंगे, मैं खुद वकील, रिकॉर्ड समन करेंगे, रिकॉर्ड आएगा, अगली तारीख पे बहस होगी, उससे अगली तारीख पे फैसला सुनाया जाएगा और डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा, इंस्टेंटली नहीं होता। तो साहब हम लॉ के हिसाब से चल रहे हैं, प्रोसीजर के हिसाब से। बीजेपी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना चाहती। हमें बस बीजेपी के प्रवक्ता एक बात बता दें, आर्टिकल 103 को वायलेट क्यों किया आपने? राष्ट्रपति जी को, देश के प्रेसिडेंट को, साहब को आपने क्यों नहीं ये मैटर भेजा कि आप बताइए साहब डिस्क्वालिफिकेशन बनती है नहीं बनती? तो इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेते, उसके बाद फैसला लेते। आपने अनड्यू हेस्ट में, जल्दबाजी में फैसला सुना दिया, घर भी खाली करने को कह दिया। जी अश्विन जी वायलेशन हुई है क्योंकि मलेशियस इंटेंट। अश्विन अरे रुकिए सर। अच्छा पहली बात तो यहाँ बीजेपी प्रवक्ता कोई है नहीं, तो उनसे हम जवाब नहीं ले पाएंगे। आभा जी इन्होंने एक बात कही, उसको आप क्लैरिफाई करिए, आप वकील हैं, कि जैसे मुझे तो ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया 2018 में, उसमें ये कहा गया 18 और 13 दोनों में, कि जैसे ही ये जजमेंट प्रोनाउंस होता है इमीडिएटली डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीजर शुरू हो जाती है। तो उसमें गड़बड़ कुछ ये जो बताया जा रहा है, जो ये कह रहे हैं कि वो पहले अनुमति लेते, बात करते राष्ट्रपति से, करूं कि नहीं, उसमें देखिए बिल्कुल नहीं, देखिए उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वो तो है कि तो पहले भी प्रेसिडेंट से, और ये सही भी है कि जिस वक्त कन्विक्शन आएगा उसी वक्त से आप सस्पेंड हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है कि ये कह दीजिए कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन आपने तुरंत कर दिया। लेकिन यस 2 साल की सजा जो है ना, लेकिन मैं भी मानती हूँ, देखिए सलमान खान के हिट एंड रन केस में, उसमें भी मैं वकील थी, सेशन कोर्ट ने 5 साल की सजा दी, हाई कोर्ट ने उनको टोटल छोड़ दिया, बेगुनाह कर दिया। तो जजेस के जजमेंट को हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है जो डेफेमेशन का कानून है उसमें पुराने अगर मैं केसेस देखूं तो उसमें इतनी मैक्सिमम सजा तो ऐसे कभी नहीं दी गई है। जी तो ये तो है कि मतलब डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएटली हो सकता है, लेकिन आपत्ति आभा जी को ये कि 2 साल के फुल टर्म की सजा नहीं देनी चाहिए थी। ठीक, ये तो एक लीगल प्रोसीजर क्लियर था। अश्विन अभी थोड़ा रुकिएगा, आप जरा अग्निहोत्री जी और हर्षवर्धन के पास जाता हूँ। अग्निहोत्री जी, ये अब तो ये तो हो गया तकनीकी पहलू और कांग्रेस का पक्ष, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अदालत में देरी से जाने के लिए, या अभी नहीं जा रहे राहुल जी, इस मामले को जिंदा रखना, बड़ा करना और जो पॉलिटिकल गेन करना चाहिए, जो इवन अर्श ने कहा कि दोनों स्ट्रेटजी हमारी,
कि एक तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है कि मैं देर से आपने कहा है सर दोनों बातें, पॉलिटिकली जवाब दिया जाएगा और लीगली भी जवाब दिया जाएगा। आपने कहा कि हमारी पॉलिटिकल और लीगल दोनों स्ट्रेटजी है कि हम अपना जब सोच के कर रहे हैं। नहीं, आप रिपीट करवा लीजिए, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रिपीट करवा लीजिए, मैंने कहा जवाब शो रिपीट होगा सर, लीजिए खैर चलिए खैर मतलब तो आप छोड़िए मेरा सवाल अग्निहोत्री जी से। अग्निहोत्री जी क्या ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या, अच्छा छोड़िए आप सवाल, क्या स्ट्रेटजी है कांग्रेस की इस समय इस पूरे मसले को लेकर के? देखिए अभी आबाजी ने बहुत विस्तार से बताया और मैं भी उनकी कई बातों से सहमत हूँ। तो मुझे लगता है कानूनी मामले में हो सकता है जैसा कि हर्षदीप जी कह रहे हैं कि भाई पार्टी अपने लीगल जो उनके एडवाइजर्स हैं, लीगल सेल है, तमाम सारे गैलेक्सी ऑफ लॉयर्स उनके पास हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, विवेक तनखा हैं, कपिल सिब्बल साहब भले पार्टी में ना हो लेकिन वो भी एक तरह से सिंपैथेटिक है और फेवर में है। तो इन सब लोगों से बातचीत कर रही होगी और स्ट्रेटजी बना रही होगी क्योंकि समय है उनके पास। मुझे लगता है एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर मैं जैसे एनालाइज करता हूँ इस चीज को, मेरा विश्लेषण ये है कि जिस तरह से अधिकतम सजा मिली है लोअर कोर्ट से 2 साल की और उसके बाद जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके तहत स्पीकर ने जो है वो सदस्यता रद्द की और सदस्यता रद्द हुई तो उसके बाद घर खाली करने का नोटिस भी किया। तो ये सब चीजें प्रोसीजरल हैं। अब इसमें आप थोड़ा बहुत तकनीकी मामला ले सकते हैं, वो धारा 103 का जैसे वो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, या घर जल्दी क्यों खाली कराया गया, ये सब प्रोसीजरल इश्यूज हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक न जाना हायर कोर्ट में शायद ये एक राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है, क्योंकि अभी कांग्रेस इस मुद्दे को जो धार मिल रही है, जिस तरह विपक्ष के सारे दल एक साथ गोलबंद हो गए हैं, जिस तरह रोज सड़क पर जो है प्रदर्शन हो रहा है, संसद में प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी के मुद्दे को लेके, तो थोड़ा अगर अभी अचानक ये चले जाएं वहां हायर कोर्ट और हायर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाए तो थोड़ा सा उसको जो है वो धार थोड़ी कुंद हो जाएगी मुझे लगता। तो ये धार बनी रहे कुछ दिन अभी, इसलिए भी आराम से इसको जो है डिले किया जा रहा है और शायद कोशिश ये हो रही है कि जब 15 दिन बचे तब इसको जो है किया जाए। अब उसमें भी प्रोसीजरल इश्यूज आएंगे, वो जैसा कि हर्षदीप जी कह रहे थे कि वो रिकॉर्ड तलब करेगा सेशन कोर्ट के जज साहब करेंगे, फिर वो बहस होगी, नोटिस देंगे, तो उसमें भी 2-3 तारीखें लग सकती हैं। अब ऐसे में तो फिर ये हो सकता है कि शायद अगर 30 दिन की अवधि खत्म होने के बाद गिरफ्तारी भी हो जाए और जेल जाना पड़ जाए राहुल जी को कुछ समय के लिए, तो कांग्रेस पार्टी उसको भी मतलब एक पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दे के रूप में जो है लोगों के बीच में ले जाएगी और राहुल गांधी और मीडिया स्पेस भी मिलेगा और राहुल गांधी की वो सारी तस्वीरें और वीडियोस वायरल होंगे, चलेंगे अगर वो गिरफ्तारी होती है और जेल जाते हैं मान लीजिए प्रोसीजरल डिले के कारण। तो ये सब चीजें कैलकुलेट की होंगी कांग्रेस पार्टी ने, उसके नफा नुकसान का हिसाब किताब लगाया होगा कि कितना नुकसान होगा, कितना नफा होगा, क्या राजनीतिक, क्योंकि जब किसी बड़े नेता के साथ इस तरह की चीजें होती हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां उसके पूरे नफे नुकसान का हिसाब किताब लगा करके ही अपनी स्ट्रेटजी बनाती हैं कि भाई जल्दी जाने में क्या फायदा है, देर से जाने में क्या फायदा है। तो मुझे लगता है यही सब चीजें भी इनका ये हिसाब किताब लगा रही होगी कांग्रेस पार्टी और इसीलिए अभी डिले हो रहा। उम्मीद तो हम लोग ये कर रहे थे कि शायद सोमवार को ही जो है कांग्रेस पार्टी मूव कर देगी सूरत कोर्ट में, सब लोग यही कह रहे थे। उसके बाद आज मंगल भी हो गया, तक मूव नहीं किया है और जयराम रमेश ने जैसे कहा कि लीगल लोग विचार कर रहे हैं, उस पर वो कर रहे हैं, तो ठीक है, हो सकता है ये भी है कि बहुत पुख्ता तरीके से तैयारी करके सेशन कोर्ट में जाना चाहें ताकि सेशन कोर्ट में जो है, क्योंकि देखिए इसके 2 पहलू हैं। अगर सेशन कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है तो जाहिर है फिर बीजेपी को एक मौका मिलेगा कि देखिए हम तो जो कह रहे थे वो बात सही साबित हुई। लेकिन अगर सेशन कोर्ट राहुल गांधी को का कन्विक्शन स्टे कर देता है तो जाहिर है फिर वो विजयी मुद्रा में आएंगे, फिर कांग्रेस पार्टी विजयी मुद्रा में आएगी। तो विजयी मुद्रा और शहीदी मुद्रा, ये 2 मुद्राएं भविष्य में राहुल गांधी किसी एक मुद्रा में वो जरूर आएंगे, या तो विजयी मुद्रा में आएंगे या शहीदी मुद्रा में आएंगे, क्योंकि फैसला या तो पक्ष में होगा या खिलाफ होगा। अगर मान लीजिए सजा भी, अगर सेशन कोर्ट सजा भी कम कर देता है, कन्विक्शन स्टे नहीं करता है, तो भी वो संसद की सदस्यता और 8 साल का जो प्रतिबंध है वो फिर लागू नहीं होगी। तो इसलिए इन सब सारी चीजों की नाप जो तौल करके और सारा हिसाब किताब लगा करके कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है अब उसके बाद मूव करना चाह रही हूँ। ओके, ये मेरा अपना एक अनुमान है, बाकी तो फिर हाँ नहीं सही है, हम लोग सर अनुमान नहीं लगा सकते। असली बात तो हर्षदीप को ही मालूम होगी कि ये क्या मतलब असली चीज तो हर्षदीप को मालूम होगी, हम लोग तो अनुमान ही विश्लेषण ही कर सकते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, हर्षदीप जी बेहतर बता सकते हैं। नीरज जी हर्षप्रीत है हर्षदीप नहीं।
मैंने अर्शप्रीत ही बोला है मेरे ख्याल में, अर्शप्रीत ही बोला मैंने। कोई बात नहीं, मैंने अर्शदीप बोला, गलती, क्षमा। नहीं अरे कोई नहीं सर, नाम में क्या रखा। वैसे हमारे पैनल में अर्श भी है और हर्ष भी है। चलो दोनों हो गए, हर्षप्रीत भी है और हर्षप्रीत भी है, तो हर्षवर्धन जी हैं ये। हर्षवर्धन जी, क्या इस पूरे मसले को हैंडल करने में बीजेपी बहुत पैनिक कर रही थी क्या? जल्दी सब कुछ हो रहा था, कहीं तो एक इंटरवेंशन, पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई जा सकती थी? देखिए नीरज जी, अब ये जो लड़ाई है, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अब कांग्रेस के प्रवक्ता अभी की डिबेट में भी और पहले भी मैं देख रहा हूं कि अब कुछ क्या कहते हैं, तकनीकी पहलुओं की बात करने लगे हैं। देखिए, अब तकनीकी पहलुओं की लड़ाई वड़ाई रह नहीं गई है। हम ये मार्च अब बीत रहा है और अब हम लड़ाई में है 2024 की। राहुल गांधी जिस तरह से 2019 का चुनाव हारे, अध्यक्षी छोड़कर गए, कुछ दिन तक ऐसे चले गए जैसे लगा कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूरी कांग्रेस उनको बड़ा धक्का देके लेके आई। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ना हम बनेंगे अध्यक्ष, ना गांधी परिवार का कोई बनेगा। लोग ये भी कहते हैं कि प्रियंका जी के मन में इच्छा थी, वो भी उन्होंने सब उस पर पानी डाल दिया। लेकिन जो सबसे मूल बात है, मुद्दे की बात, वो मूल बात ये कि क्या कांग्रेस पार्टी को आज भी वो बज़ मिल रहा है क्या जो 2024 में नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए पर्याप्त होगा? तो उसका जवाब मैंडेट से मिलता है, जनादेश से मिलता है। हम लोगों की डिबेट में हम कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, कोई अचानक एक कहेगा कांग्रेस की बड़ी हवा है, कोई बताएगा कि भाजपा की बड़ी हवा है, लेकिन हवा तय करता है जनादेश। और अगर हम चुनावों के जो नतीजे आए, परिणाम आए, उससे देखें, चुनावों में जनादेश बनाने के लिए नेता ने क्या किया उससे देखें, तो कांग्रेस पार्टी की हवा तो कहीं नहीं दिखती है। और बड़ी हिमाचल प्रदेश जीते ही नहीं, हवा जीते निकल गई। हिमाचल प्रदेश तो जीते ना। अरे मैं वही बता रहा हूं ना, जैसे हवा निकल गई, तो राहुल की हवा निकल गई। दरअसल वो राहुल की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है, कांग्रेस की हवा निकल गई। इस हवा निकले माहौल में क्या करना है? तो उनको विदेशों का एक टारगेट ऑडियंस है जिसको बताना है। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूं तो गल्फ न्यूज लिख रहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पकड़ लिया है मोदी सरकार ने, हटा दिया संसद सदस्यता से। वहां जो न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे अखबार हैं उसमें भी राहुल जी के बारे में लिखा जा रहा है। और राहुल जी यही सब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बता के आए हैं कैम्ब्रिज में कि तानाशाही जैसी है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र के जो सो कॉल्ड डिफेंडर्स हैं वो सब चुप बैठे हैं। तो अब अगर मोदी सरकार उनको जेल में नहीं डाले तो तानाशाही साबित कैसे होगी? तो राहुल जनता का भरोसा जीतने की हर लोकतांत्रिक तरकीब फेल कर चुका है, असफल हो चुकी है कांग्रेस। हवा निकल गई, बेसिकली मैं कहूं तो हवा निकल गई, ये अच्छे से जानना है। और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल के मुंह से निकल गया, हवा निकल गई ना, तो ये दरअसल राहुल और कांग्रेस की हवा निकल गई। जवाब दीजिए। वो चाहते हैं राहुल गांधी जेल जाएं। मैं विनोद अग्निहोत्री जी की बात से पूर्णतया यहां सहमत हूं कि राहुल गांधी जेल जाएं, तानाशाही मोदी सरकार हो, भले अदालत के निर्णय की वजह से जाए। और मुझे यह लगता है कि अब तो हो गया है दूसरा मामला भी। अरे भाई, अब शिवसेना कह रही कि अगर सावरकर जी का नाम लिए तो दिमाग अब हम ठीक कर देंगे कांग्रेस का, और धमकी का अंदाज है अब। अभी तक जो था वो उद्धव जी और संजय राउत जी समझाते थे, इस बार थोड़ा धमकी वाला अंदाज था। उन्होंने कहा हम नहीं गए। और अब मुझे लगता है थोड़ा जवाब लेते हैं। दोनों तरफ मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है कि अगर ये आंदोलन बढ़ेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी रणनीति बनाने का कठिन मसला है। भले अदालत हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ राजनीतिक होता है। हमारे यहाँ तो नेता कहीं भी खड़ा होकर पॉलिटिकल हो गया है। तो मुझे लगता है वो जेल जाना चाहते हैं, शहीदी मुद्रा में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनको सेशन कोर्ट या कहीं से लाभ वाभ न मिले, वो जेल जाएं, राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। मोदी को तानाशाह बोलेगी कि मोदी तानाशाह है, मोदी जेल भेजता है सबको, और दुनिया के बड़े अखबारों में छपेगा। मेरा जवाब लीजिए। हाँ, बोलिए। पहले तो मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, उम्मीद करता हूं मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। मैं साहब जो यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार साहब बैठे हैं उनको बता दूं कि अगर वाकई में जेल जाना चाहते तो वो अपना सेंटेंस सस्पेंड ना करवाते, ये चीज समझ लीजिए, सीधा जेल चले जाते। अगर ये चीज ना होती तो आपका जो तर्क है ना, वो तर्क 3 लेगड चेयर है, 3 लात वाली कुर्सी है, गिर रहा है बहुत बुरे तरीके से। अब दूसरी बात साहब, तत्काल कहीं पे मेंशन्ड है कि अगर सजा हो जाए, कन्विक्शन हो जाए तो तत्काल में डिस्क्वालिफिकेशन होगी, कहीं मेंशन है तो मुझे बता दें। मैं वकील हूं, मैंने तो कभी कानून में पढ़ा नहीं, इन्होंने पढ़ा हो तो मुझे बता दें। दूसरी बात ये है साहब
एक केस बता दें जहां पे डेफेमेशन में किसी को 2 साल की सजा हुई हो। मैं आपको काफी केस बता सकता हूं जिसमें डेफेमेशन में फाइन भी लगा है, 2 महीने 3 महीने, प्रोबेशन में भी छोड़ सकते हैं, प्रोबेशन में भी छोड़ा बहुत। लेकिन मेरा सवाल है, एक केस बता दें जिसमें 2 साल की सजा हुई हो किसी को। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बोले थोड़ा इन्होंने बयान दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़े भी। सबसे ज्यादा सिटिंग एमपीज उनके हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, वो छोटे मोटे नहीं, हीनियस क्राइम, सीरियस ऑफेंसेस सालों से चले आ रहे हैं। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं होता। और जो मैंने सवाल पूछा था वो डायन भी कह लेते हैं, सदाम भी कह लेते हैं, हमारे लीडर्स को पप्पू भी बुला लेते हैं और ऐसे बयान भी दे लेते हैं जिसके लोग उत्सुक होते हैं विजिलेंटिज्म के लिए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। चौथी बात यह साहब, डिले की बात यहाँ पे बहुत चल रही है साहब, इसको डिले नहीं कहा जा सकता, मत कहिए डिले। कारण उसका ये है, अगर 30 दिन का टाइम है, 30 दिन के लिए हमारा सेंटेंस सस्पेंडेड है कि हम अपील दायर करें, तो अगर 31वां दिन होगा तब आप डिले कह सकते हैं। इसको आप डिले नहीं, एक मिनट अर्शप्रीत, हाँ बोलिए। दूसरा देखिए, अपील, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ तजुर्बे से, जब अपील होती है ना साहब, टाइम लगता है। कारण उसका ये है, ग्राउंड्स ऑफ अपील तैयार करने पड़ते हैं, केस पूरा ड्राफ्ट होता है, फिर वो दायर होता है, फिर दायर होने के बाद रिकॉर्ड समन होता है, अगली तारीख पे बहस होती है, फिर अगली तारीख पे। अर्शप्रीत भाई रुको तो एक मिनट, अर्शप्रीत भाई आइडियली बता रहा हूँ, आइडियली हाँ नहीं, ये भी हो सकता है 2, 3, 4 डेट्स पर। अरे अर्शप्रीत भाई सुनो ना, टाइम ना हो तो कि एक दिन पहले आपके पास 30 दिन का टाइम है। अर्शप्रीत भाई सुन तो लो, आप 30 दिन का टाइम है और आप 29वें दिन जाके करो, उसमें किसी को कोई दिक्कत थोड़ी, आपका केस आप जब चाहो तब करो, आपको समय दिया अदालत ने। लेकिन चूंकि बहुत सारे ऐसे मसलूम हुआ है, आप इसको अदरवाइज मत लीजिए कि रात में 12 बजे अदालत खुलवा के पूरा केस लिख के, पता नहीं कैसे लिख के ड्राफ्ट करके फैसले कराए गए या दोबारा खुलवाई गई 24 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर। तो इसलिए मन में होता है कि इतना महत्वपूर्ण केस कि राहुल जी का अपना केस और उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या स्ट्रेटजी है, या 30 दिन का समय है तो मैं 29वें दिन करूंगा, ये सब आपकी अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन ये सवाल बनता है लोगों के मन में, तो इसलिए आप ये मत कहिए कि आरोप लगा रहा है कि डिले है। आप डिले करो ना, आप 29वें दिन में करो। लेकिन मैं तो इसलिए सवाल पूछूंगा कि मैंने इस देश में देखा कि रात में 12 बजे अदालत खुलवाई गई है। एक से अब नीरज जी, हाँ इस लीडर ने कांग्रेस के कहा कि 29वें दिन हम अपील। अरे फिर वही बात, आप बात को समझ ही नहीं रहे अर्शप्रीत। 29 दिन में करो, 28 दिन में करो, 15 दिन में करो, 3 दिन में करो, इट्स योर 100% योर चॉइस, योर कन्वीनियंस। मेरे को इसमें कोई सवाल नहीं। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि आप नहीं कर रहे, तो आपने बताया कि हमारी स्ट्रेटजी है, मेरे को टाइम लग रहा है, बात खत्म हो गई वहीं पे। आप 29 दिन में करो ना, मुझे क्या दिक्कत है? मेरी सुन तो लीजिए नीरज साहब जी बताएं। हम ये कह रहे हैं कि अपील को तैयार करने में ग्राउंड्स ऑफ अपील बनते हैं साहब, केस को ड्राफ्ट करना पड़ता है, उसके बाद दायर होता है। और अगर अच्छा केस बनाना हो, नहीं इसमें कोई दो राय नहीं अर्शप्रीत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि आप कमजोर केस बना के आप लड़, ये कौन कहता है? एक सेकेंड, हमने अपने ऑप्शंस वे करने हैं साहब, हमने तैयारी करनी है, हमने मेक श्योर करना है। एब्सोल्युटली अर्शप्रीत भाई आप ड्रैग कर रहे हो। अर्शप्रीत, मैं तो आपको एक बात, आप मजबूत केस बनाइए। के बारे में तो कह दिया, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आपने नहीं कहा कि अनड्यू हेज क्यों दिखाई गई। अरे सुनो ना सर, आर्टिकल 103 बाईपास क्यों किया गया, एक मिनट, आप केस कैसे बनाएं, मजबूत बनाएं, वेज ढूंढें अच्छे से, उसको अभी गुजराती से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराएं, वो सब आप करिए। मैं तो वो कह नहीं रहा हूं, आपका अधिकार आप करिए। लेकिन मैंने इस देश में देखा है कि ना रात में 2 बजे अदालत खुलवा के केस डिसीजन लिए गए, इसलिए मन में सवाल उठता है कि भाई साहब ये केस क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन एनीवे अभी सुनिए, तारीखों में नहीं फंसते सर, तारीखों में नहीं फंसते। क्या वो अपील थी क्या? तारीखों में नहीं फंसते सर, आपकी मर्जी, आप 29 दिन में करें, 30 दिन में करें, 3 दिन में करें या ना करें, ये श्योर। एक मिनट, एक सवाल आपने उठाया जो जिसका जवाब मुझे आवाज से अभी अर्शप्रीत जी रुको, आवाज ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि इमीडिएटली डिस्क्वालिफिकेशन शुरू हो जाता है। नीरज जी अगर मुझे बुलाया काइंडली 10 सेकंड दीजिए। अरे आप ही तो बोल रहे हो 10 सेकंड क्या, आप ही तो लगातार आप ही से बात हो रही है। धन्यवाद। देखिए मलिशियस इंटेंट होना बड़ा जरूरी है, जो मलिशियस इंटेंट नहीं था। और दूसरा ये है कि पुर्नेश मोदी जी को ये स्टेटमेंट रेफर ही नहीं की गई थी, पुर्नेश मोदी जी के बारे में थी ही नहीं।
ना ही मलिशियस इंटेंट था। तो ये सब आपको जब मालूम है, इतना जानकारी है आपके पास, तो फाइल करिए ना दोबारा केस। फिर वही बात कर रहे हैं आप, इतनी जानकारी है कि पूर्णेश मोदी के खिलाफ नहीं था, मोदी जी के खिलाफ नहीं था, तो करिए ना। हाँ आबा जी वो जवाब दीजिए कि तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन कैसे शुरू हो गया। अभी इन्होंने कहा हर्षप्रीत जी ने कि ये तो गलत है। आप जो कह रहे थे, नहीं इमीडिएट हाँ जी बताएं। नहीं, देखिए इमीडिएट सस्पेंशन होता है। 2013 तक कानून फर्क था कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा हो तो आपको सस्पेंड किया जाता था, लेकिन 3 महीने का समय दिया जाता था अपील फाइल करने का। और अगर अपील फाइल हो गई तो उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता था, एमएलए एमपी वो चलता रहता था जब तक कन्विक्शन ना हो। लेकिन लिली थॉमस वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया, उसके बाद ये कानून बदल दिया गया और ये हुआ कि जैसे ही आपको 2 साल का कन्विक्शन होगा, आप उसी दिन से सस्पेंड हो जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन को मैंडेट किया गया कि 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना होगा। तो जो राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया जिस तेजी से, वो तेजी लिली थॉमस वर्सेस यूनियन जी अबे जी बिल्कुल वो क्लियर हो गया था। ये तो इसलिए इसको नहीं कह सकते। स्वयं जो हर्षप्रीत जो है वकील है, उसके बावजूद पब्लिक में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। सर इतना कानून हमने भी पढ़ा है, इमीडिएटली होता द मूवमेंट यू प्रोनाउंस द जजमेंट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर स्टार्ट्स। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आप भी वकील हैं, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। लेकिन हर्षवर्धन आप कुछ इंटरव्यू करें, छोटा जवाब दीजिए, उसके बाद अग्निहोत्री जी के पास जाना। मुझे बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। नीरज जी ये बताइए, मुझे बड़ा हंसी भी आ रही है और बड़ा लग रहा है कि देश अब एकदम उलट जाएगा। अभी प्रमोद तिवारी जी ने कहा था कि अरे गांधी परिवार को सजा सुनाने का तो कानून ही अलग होना चाहिए। तो इस मानसिकता को आप समझिए, ये मानसिकता इस वक्त एकदम से डिस्टर्ब चल रही है। कौन दोबारा मानसिक तौर पर सब गड़बड़ा गए हैं। अब सोचिए जज भी यही बन जाएंगे। अरे भाई, मैं जज की कुर्सी पर हूं और जिस न्यायालय में हूं मेरा विशेषाधिकार है। मैं थोड़ी ना तय करूंगा दूसरे का विशेषाधिकार। कोई कहेगा कि आपने इतना क्यों फैसला सुना दिया, कोई कहेगा क्यों नहीं सुनाया। अभी मैं प्रयागराज में हूं, आज आजीवन कारावास सुनाया गया अतीक अहमद को। अभी तक तो अपहरण में आजीवन कारावास हमने नहीं सुना है। बड़ा रेयर होता है ऐसा आजीवन कारावास हो जाए। लेकिन अब कोई कह दे कि क्यों भाई एमपी एमएलए कोर्ट ने क्यों फैसला सुना दिया। मुझे लगता है कि नेताओं को ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि न्यायालय के निर्णय की हम खूब समीक्षा करें। बीच में नहीं बोलना चाहिए। हर्षप्रीत, अभी आपने कहा आप ही सबसे ज्यादा बीच में। अरे आप मेरे टाइम में बोल रहे थे। आर्टिकल 103 के बारे में बता दीजिए, बाईपास क्यों हुआ। इसे अभद्रता कहते हैं। इसको सवाल करना कहते हैं। बाईपास क्यों हुआ ये बता दीजिए। हर्षप्रीत एक दूसरे के बीच में नहीं, सब लोग अपनी अपनी बारे में बोल रहे हैं। नहीं कर सकता, आप इसकी दुकान खोल के बैठिए हर्षप्रीत। वन बाई वन के मामले में दखल नहीं देता। जवाब है वन बाई वन। बाईपास क्यों हुआ। हर्षप्रीत तर्क दे रहे हैं तो बता दें। आर्टिकल जब आपकी बारी आए तो आप देखिए हर्षप्रीत, एक मिनट। अभी आपने ये कहा कि उनको तुरंत प्रोसीजर नहीं शुरू किया। मैंने आबा जी वकील बैठी हाई कोर्ट की हैं, उनसे क्लियर करा दिया। अभी आप बीच में मत बोलिए, उनको कंप्लीट कर दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं सबको मौका देता हूँ। अग्निहोत्री जी चुपचाप बैठे सुन रहे हैं सबकी बातें। प्लीज हर्षवर्धन संक्षेप में प्लीज। मैं यही बात कह रहा हूं। देखिए नीरज जी, ये हमारी डेमोक्रेसी की ही खूबसूरती है, लोकतंत्र की ही खूबसूरती है। और न्यायालय में भी अलग अलग स्तर बने हैं। तो हम सब जानते हैं, जाने कितने मसले हुए कि नीचे की अदालत ने कुछ फैसला सुनाया, फिर कुछ सुनाया, फिर पलट गया, 3 बार पलटा है। लेकिन इसके लिए हम ये कहें कि वो जज जो बैठा है उसने ये निर्णय क्यों सुनाया, मुझे लगता है ये तो ठीक नहीं है। और हम समीक्षा करें, हमारा लोकतंत्र इसीलिए खूबसूरत है कि न्यायालयों की भी समीक्षा करें। लेकिन हम ये कहें कि ये जज ये वाला फैसला सुनाएगा तो सही है, मुझे लगता है एकदम गलत है। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता। ये विनोद जी, तानाशाही थोपने की कोशिश। विनोद जी, ये वाला मसला भी थोड़ा मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब ये बार बार ये होता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ। राहुल जी अक्सर बोलते हैं ये। अब इधर उद्धव जी उखड़ गए कि इनको बार बार नाम न लिया जाए, ये ठीक नहीं है। तो जो अपेक्षा थी कि सारा विपक्ष इस मसले पर लामबंद होगा, उसमें से देखिए एक आता तो दूसरा छिटकने लगता है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी घटनाक्रम को? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अब राहुल जी को सावरकर जी का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी अपना स्टैंड कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी बोल चुके हैं। तो अब बार बार उसको बोलने की क्या जरूरत है। और जाहिर है, जब आप एक गठबंधन में चल रहे हैं तो आपके जो सहयोगी दल है उनकी भावनाओं का और उनकी सीमाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। जब राहुल गांधी सावरकर में बोलते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी पैदा हो जाती है महाराष्ट्र में, क्योंकि शिंदे को चुनौती देते हैं। ये बात अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं समझेंगे तो गठबंधन कैसे चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब बीएसपी से गठबंधन किया 1995 से लेकर 3 बार किया,
जबकि उस दौर की बीजेपी और बसपा के बीच बिल्कुल 36 का वैचारिक आंकड़ा था। लेकिन भाजपा ने फिर बसपा के किसी भी आराध्य पुरुष के प्रति जो है कोई बात नहीं की। पीडीपी के साथ जब गठबंधन किया जम्मू कश्मीर में तो उसकी भावनाओं का ध्यान रखा और पीडीपी ने उनका ध्यान रखा। तो गठबंधन में इस तरह की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है एक दूसरे के सहयोगी का। और मुझे लगता है कि शायद इस जो कल खड़गे साहब के डिनर में जो शिवसेना नहीं गई उसका संज्ञान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने लिया है। और जैसी खबरें आ रही हैं मेरी अपने सूत्रों से भी और मीडिया में भी आई हैं कि शायद राहुल जी अब इस बात के लिए तैयार हो गए कि वो सावरकर का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि विपक्षी एकता पर इससे असर पड़ता है और क्योंकि उसकी वो जरूरत नहीं है। आपको अपनी बात कहनी है तो बहुत तरीके कहने कि आप अपना इंदिरा गांधी का नाम ले सकते हैं, मैं उनका बेटा हूं, मैं दृढ़ हूं अपनी बात पर, नेहरू जी का नाम ले सकते हैं और तमाम सारे सरदार पटेल का नाम ले लीजिए और नेताओं का, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता रहे उनका नाम ले लीजिए। क्योंकि बार बार मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में नेहरू ग्रंथि हो गई है, वैसे ही कांग्रेस के नेताओं में सावरकर ग्रंथि हो गई है। चले गए भाई नेहरू जी और सावरकर, अब काहे के लिए उस पर। और फिर जब सावरकर को लेकर इंदिरा गांधी ने एक बाकायदा चिट्ठी लिखी और कहा कि भारत माता के सपूत थे और डाक टिकट जारी हुआ, तो एक स्टैंड इंदिरा गांधी का जब था, जो दादी है राहुल जी की और कांग्रेस की सबसे, नेहरू जी के बाद सबसे ज्यादा बड़ी नेता वही है, तो मुझे लगता है कि इस पर मेरी अपनी राय है। ये बाकी तो राहुल जी जाने, कांग्रेस पार्टी जाने और वो लोग जाने। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जैसे भी जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अदालत के आदेश की समीक्षा होनी चाहिए। बाकी जो तर्क कांग्रेस पार्टी अब दे रही है वो ऊंची अदालत में दे और उस वहां से रिलीफ लेके आए। असल में मैं बताऊं क्या है नीरज जी, दरअसल हर पार्टी जो है वो फीडबैक लेती है। बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम का फीडबैक, ये बड़ी घटना है। राहुल गांधी का को सजा होना और सजा के बाद उनकी सदस्यता जाना, मकान खाली करवाना, ये राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम है। ये लगभग वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी पार्लियामेंट से, जब वो चिकमंगलुरु से जीत के आई थी 1978 में। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसका फीडबैक ले रही है अपने तरीके से, इसीलिए वो उसको ओबीसी बनाम राहुल गांधी करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी भी फीडबैक ले रही होगी वो कि इसका क्या असर पड़ रहा है। तो कांग्रेस को अगर बड़ा सकारात्मक फीडबैक मिल रहा है कि नहीं इसका जनता में सहानुभूति हो रही है राहुल जी के प्रति और लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और हर तरह, तो चाहेगी इस मामले को लंबा खींचे। भाजपा भी फीडबैक ले रही है तो वो रणनीति उस हिसाब से बनाएगी कि ओबीसी बनाम राहुल गांधी कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो उसको गर्म करेगी, नहीं चलेगा तो कुछ और रास्ता निकालेगी। तो इस घटना के दोनों पक्ष, मतलब कांग्रेस अपने हिसाब से, बीजेपी अपने हिसाब से तो बड़ी फीडबैक लेकर विनोद जी रणनीति बना रहे हैं। और ये भी कांग्रेस पार्टी की रणनीति ही है कि कैसे इस मामले को ज्यादा लंबा खींचा जाए। तो उसमें देर से अपील करना भी शामिल है। बाकी आभा जी बेहतर बता सकती हैं कि एक अपील करने में कितना समय लगता है और कितना उसमें तैयारी करनी पड़ती है। हम लोग, मैं तो बिल्कुल कानून के मामले में गैर जानकार व्यक्ति हूँ, राजनीतिक मामलों का पत्रकार हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अर्शप्रीत भी वकील है और आभा जी यहाँ बैठी हुई है। हाँ सर, अरे सर मुझको भी नहीं पता सर, मैं तो एकदम मतलब लीगली इलिटरेट हूँ, मुझे क्या कानून की थोड़ी जानकारी। हम लोग सब वैसे ही है। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से लौट के आके फिर से चर्चा कंटिन्यू करते हैं और फिर इस बात को रखेंगे जो कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी है विपक्ष की। जो बात अभी जहाँ पे विनोद जी ने छोड़ी ना, असली सवाल यही है। अभी वो कानूनी पेचीदगी वाला मामला तो ये लोग अदालत में सेटल करेंगे। दोनों दल जो भी इन्होंने कहा कि अपने अपने फीडबैक पे काम कर रहे थे, क्या स्ट्रेटजी थोड़ा समझेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। आज चर्चा हो रही है राजनीतिक परिदृश्य की, जहां पे राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया। अब आगे के प्रोसीजर पे और पॉलिटिक्स पे हम लोग चर्चा करें। समय कम, इसलिए निवेदन अगेन कर रहा हूं मैं कि अपने अपने छोटे छोटे कमेंट एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करिएगा। अर्शप्रीत पहले अपनी बात रखिए, फिर मैं आभा जी के पास जाता हूँ। देखिए, स्ट्रैटेजी एज सच कोई भी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को डंडा तंत्र और भय तंत्र में तब्दील करने की कोशिश करी, उसको होने से रोकेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। दूसरी बात साहब ये है, संसद से लेके सड़क तक पीसफुल प्रोटेस्ट होंगी। यहाँ तक कि हमने थोड़े टाइम पहले मेमोरियल पे भी हमने कोशिश की प्रोटेस्ट करे, परमिशन मांगी, इजाजत मांगी, लेकिन हमें इजाजत पुलिस ने दी नहीं।
अब हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 में हमें गारंटी किया जाता है, हमारा फंडामेंटल राइट है, वो भी भारतीय जनता पार्टी हमसे छीनना चाहती है। लेकिन बात यह है साहब कि आप जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकते। इन्होंने साहब हम पे सवालात खड़े किए कि फैसले को लेकर के कांग्रेस ये करिए। देखिए, फैसले को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अपील भी एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, और बड़ी दफा फैसले ओवरटर्न भी कर दिए जाते हैं अपील के टाइम पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसके बाद ऑप्शंस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन, मर्सी पिटिशन, रिव्यू ऑफ मर्सी पिटिशन। चौथी बात साहब ये है, एक कैम्ब्रिज वाली बात की थी साहब ने, जो वरिष्ठ पत्रकार साहब है साहब, 2006 में ना भारतीय जनता पार्टी के लीडर साहब ने कहा था कि 2014 से पहले हमें ऐसा लगता था, वी यूज्ड टू फील अशेम्ड फॉर बीइंग बोर्न एन इंडियन। एक इंडियन पैदा होने पे हमें शर्म आती थी। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने कहा था, क्या कार्रवाई हुई, क्या उसको कंडेम किया? ये भी कहा 60-70 सालों में हिंदुस्तान में हमारी डेमोक्रेसी में कुछ भी नहीं हुआ। फॉरेन सॉइल पे ही 2 स्टेटमेंट्स दी गई, क्या वहां पे कुछ हुआ, क्या वहां पे मुद्दा बना, कोई सवालात खड़े हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो दोहरे मापदंड और डबल स्टैंडर्ड जो आपके हैं उनको छोड़ दीजिए। और बीजेपी डिबेट से क्यों भाग रही है साहब? डिबेट तो कीजिए, विचार विमर्श तो कीजिए। पार्लियामेंट में हमारे माइक बंद कर देते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देते, सेशन एडजर्न कर देते हैं। अब डिबेट में भी आना बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलो पहले ही नहीं करते हैं। बंद कहाँ कर दिया साहब? आए नहीं आज? अरे मैंने बुलाया नहीं भाई, ऐसा आरोप मत लगाओ। सर आपने बुलाया नहीं? हाँ, इस डिबेट में उनकी कोई जरूरत नहीं मुझे लगी, इसलिए नहीं बुलाया। क्योंकि ये डिबेट में राहुल गांधी और उसकी स्ट्रेटजी करना चाह रहा था, ना कि बीजेपी के साथ। वरना फिर आप दोनों लोग लड़ते रहते तो बातचीत हो नहीं पाती। बिल्कुल बात सही है, बात मैंने उनको नहीं बुलाया था इसमें जी। बात ठीक है। आभा जी, एक छोटा सवाल बताइए, क्या बहुत समय लगता है इस तरह के केस को रिफाइल करने में? दूसरा, अब थोड़ा सा आप भी पॉलिटिकल तो देखती रहती हैं, क्या चल रहा है, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? देखिए, इनको जो है मुझे लगता है 1 हफ्ते में जितना भी पॉलिटिकल माइलेज मिलना होगा या लोगों की सिंपैथी जगानी होगी वो जग जाएगी, और एक हफ्ते के अंदर ये डाल देंगे। क्योंकि जब ये अपील डालेंगे तो उसके बाद सही बात है कि जज जो है नीचे के कोर्ट से पेपर्स मंगाएगा और उसके बाद एक डेट और देके दोनों सुन के उसके बाद अपना जजमेंट देगा। तो मुझे लगता है कि ये 1 हफ्ते में फाइल कर देंगे, लास्ट डे तक नहीं वेट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल 30 दिन के अंदर इनका जो कन्विक्शन है उसको स्टे होना है, तभी डिस्क्वालिफिकेशन राहुल गांधी का बच सकता है और फिर ये एमपी रह सकते हैं। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते जरूर फाइल हो जाएगा। बट यस, एक पॉलिटिकल माइलेज तो मिल ही रहा है, क्योंकि आज लोग याद कर रहे हैं कि वो इंदिरा गांधी के पोते हैं और मार्टियर के बेटे हैं प्रियंका गांधी। बात तो सही बोल रही है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो था वो एक उनको विजिबिलिटी तो मिली। हालांकि 24 के चुनाव में जो आप मेरी बात की पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें कोई दो राय नहीं है, जीत के तो बीजेपी ही आएगी। बिकॉज इनकी जो स्कीम्स हैं, इनकी जो गांव तक स्कीम्स पहुंची हैं, जो फूड है, जो बाकी इनकी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, मुझे लगता है उससे देश की जनता काफी खुश है। यूपी जैसे बड़े स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने मेंटेन किया है, तो इलेक्शन में इनको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी राहुल गांधी एक नेता बन के जो इनका जो था उससे इनकी पोजिशन थोड़ी इंप्रूव जरूर होगी, क्योंकि राहुल गांधी को लोग थोड़ा सीरियसली लेने लगेंगे इसके बाद। जी, हर्षवर्धन और अग्निहोत्री। हर्षवर्धन, बिना देखिए कांग्रेस की तरफ मत झुकिए, मुझे ये बताइए कि इस पूरे मसले पर बीजेपी का अप्रोच क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है? वो इतना पूरा, अब चूंकि इतना मामला बड़ा हो गया है कि बहुत तरह के लोगों के मन में सवाल होते हैं, कैसे इसको, क्या फायदा उनको मिल रहा है इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुत स्पष्ट है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, देखिए बार बार क्या सवाल पूछा जाता था, जो बीजेपी का सपोर्टर है या जो भी है वो कहता था कि अरे कमाल है, आप कहते हैं कि सब गड़बड़ होती है, लेकिन उनमें से किसी पे कार्रवाई हुई क्या? अब आपको वो भाषण याद करना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के सांसद, विधायक, यानी कोई भी जनप्रतिनिधि अगर किसी भी गलती में थोड़ा सा भी फंसता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और टाइम बाउंड मैनर में मिलनी चाहिए। तो लोग पूछते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई, ऐसे मामलों में भारतीय जनता पार्टी के भी जनप्रतिनिधियों की सदस्यता गई है। कमाल की बात यह है कि लालू यादव जी से लेकर आजम खान तक कांग्रेस कभी नहीं बोली सर, कभी बोली ही नहीं। अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि आप तो जब आजम खान गए थे तब तो कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा कि ये तो कानूनी प्रक्रिया है। आज वो कह रहे हैं कि कैसे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक तो ये वाटर टेस्टिंग है, यानी फीडबैक ले रही है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के पहले चौकीदार चोर है, यानी
पीएम मोदी भ्रष्टाचारी हैं, पीएम मोदी ने राफेल में कमीशन खोरी की, ऐसे आरोप लगाते थे। पूरी तरह से वो आरोप खारिज हो गए। वो मैं चौकीदार है लेके आए थे आपको, अगर आप ध्यान में हो, चौकीदार चोर है के जवाब में मैं भी चौकीदार। अब उसके बाद ये 2024 के चुनाव के पहले वही फिर से कांग्रेस पार्टी ने रणनीति अपनाई। तो दो चीजें, यानी भाजपा को भ्रष्टाचारी और तानाशाह साबित करना। भ्रष्टाचारी साबित करने में वो पूरी तरह से असफल हो गए। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से तानाशाही हो, तो तानाशाही साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो कुछ भी है जनता एक्शन होते मोदी सरकार की तरफ से देखना चाहती है, और वो चाहती है कि इसमें कोई हिला हवाली नहीं हो, कि सरकार के पास आया और सरकार ने नहीं किया, सरकार इसीलिए चुनी जाती है। और मुझे लगता है जो विनोद जी ने एक लाइन कही कि दोनों फीडबैक ले रहे हैं, तो शायद दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटजी, जिसको कहते हैं ना कि रीबैलेंसिंग करते हैं बार बार, जैसे गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग कराते हैं, तो वैसे ये लोग रीबैलेंसिंग करते हैं। किसी को लगेगा नहीं ये वाला मसला ठीक है, तो शायद वो पलट जाएंगे। तो लेकिन फिलहाल अभी दोनों बहुत क्लियर हैं। एक को तानाशाह साबित करना है, दूसरे को लगता है कि जनता ने हमें मैंडेट किया है, उसमें कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कोई भी सजा याफ्ता हो, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, चाहे गांधी परिवार से क्यों ना हो, काम तो होगा, कानून काम करेगा। विनोद जी, विपक्ष इंक्लूडिंग कांग्रेस आपदा को अवसर में बदल पाएंगे क्या? नहीं, क्या जा सवाल दोहराइएगा नीरज जी थोड़ा सा। मैं सर, मैंने कहा कि विपक्ष इस पूरी आपदा को इंक्लूडिंग कांग्रेस अवसर में बदल पाएंगे। देखिए, आपदा को अवसर में बदलने में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को महारत है। वो किसी भी उनके ऊपर जितने हमले होते हैं उसको अपने ऊपर होने वाले हमलों को हथियार बनाकर वो विपक्ष को ध्वस्त करते रहे। वो जैसे भी हर्षवर्धन जी ने कहा कि चौकीदार चोर है वाला मामला हो, या और भी गुजरात के जमाने से जितने हमले मोदी जी पर हुए, उसके बाद वो जो है उन्हीं हमलों को अपना हथियार बना करके वो राजनीतिक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे हैं। अब ये परीक्षा कांग्रेस पार्टी की है, विपक्ष की है, अवसर तो उनको मिला है। आपदा भी आई है, राजनीतिक आपदा, उसको एक अच्छे अवसर में बदल सकते हैं। अभी तक संकेत ये है कि इसी घटना के बहाने पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। वो अखिलेश यादव, वो अरविंद केजरीवाल, वो चंद्रशेखर राव, वो ममता बनर्जी, जो कल तक बिल्कुल जो है राहुल गांधी का नाम पर और कांग्रेस पार्टी के नाम पर जो है नाक मुंह सिकोड़ते थे और अपने रिजर्वेशंस बताते थे। ममता जी ने 2 दिन पहले और टीआरपी राहुल गांधी का इस्तेमाल किया था, बीजेपी की टीआरपी है, लेकिन आज वो सब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो एक तरह से ये तो इस घटना की एकाएक राजनीतिक प्रतिफल है जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, अगर कांग्रेस टेम्पो को इसको बना रखती है। तो ये एक तो महत्वपूर्ण है, और अवसर में बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब सावरकर जैसा बयान अगर राहुल गांधी बार बार देंगे तो फिर वो आपदा में अवसर कैसे बदलेगा? फिर तो जाहिर है महाराष्ट्र में आप अपने गठबंधन को दांव पर लगाएंगे खाली। तो इसलिए जो है बहुत सोच समझ करके चलने की जरूरत कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को है। अवसर तो उनको मिला है आपदा में, अब बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जनता को मुद्दा बनाना पड़ेगा। जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, आज मान लीजिए कांग्रेस पार्टी कह रही है क्योंकि उन्होंने अडानी का मुद्दा, हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाया, इसलिए उन पर ये कार्रवाई के खिलाफ भी वाला वो कार्रवाई कोर्ट से हुई है, लेकिन उसी प्रक्रिया में न जाइए तो फिर उसी मुद्दे पर उनको स्टिक रह करके उसको जनता का मुद्दा बनाना पड़ेगा। जनता का मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक खाली कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर लें, कुछ सांसद धरना दे लें, कुछ ट्वीट हो जाए, कुछ फेसबुक पोस्ट हो जाए, उससे बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपदा में अवसर बदलने का समय तो है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के रण कौशल की एक अग्नि परीक्षा है जो उसको देनी है। और उसको एक तरफ लीगल लड़ाई भी लड़नी है और दूसरी तरफ तो जो है राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी है। और मुकाबला उनका किससे है? उनका मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी की बीजेपी से नहीं है। उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की बीजेपी से है, जो अपने तरीके से 24 घंटे 24/7 पॉलिटिक्स करती है, 24/7 चुनाव की तैयारी में रहती है। और हर आयोजन को, आज जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली में हुआ और उसको भी प्रधानमंत्री जी ने अपने तरीके से, एक आयोजन को भी किस तरह से बीजेपी ने एक पॉलिटिकल इवेंट में बदला। तो ये कौशल जो है, जो भाजपा का है कि हर इवेंट, हर आयोजन को, हर नतीजे को, वो छात्र संघ के चुनाव से लेके लोकसभा के चुनाव तक हर चुनाव को एक आयोजन के रूप में बदलती है और उसका एक राजनीतिक मैसेज देती है। कांग्रेस पार्टी में भी इन सब चीजों का अभाव है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, ये सही है जैसा कि आवाज ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक चेतना, एक जागृति, एक ऊर्जा आई है और राहुल गांधी के प्रकरण से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी एक
एक क्या कहते हैं काम मिला है, सड़क पर उतरने का एक कारण मिला है। तो अगर इसको वो जारी रखते हैं, अभी तक शुरू करते हैं, तो जी। निश्चित रूप से इसका लाभ ले सकते हैं। तो बिल्कुल राजनीतिक तौर पे तो अभी चूंकि चुनावी वर्ष है, बहुत सारे राज्यों के चुनाव है, उसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो ये सिलसिला चलेगा। लेकिन डेफिनेटली बहुत ही टेस्टिंग टाइम है दोनों पार्टीज़ के लिए, दोनों दलों के लिए, कि अपनी अपनी रणनीति और अपने अपने फीडबैक ले रहे होंगे जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, और कौन इसको कैपिटलाइज कर लेता है, हम लोग अगर बिजनेस लैंग्वेज में कहें, कौन इसको कैपिटलाइज करता है, ये असली चैलेंज है। और एक तरफ जैसा अभी अभिनोती जी के 24/7 की पॉलिटिक्स है और एक तरफ एक नई थॉट प्रोसेस की पॉलिटिक्स है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, इसको हम किसी और डिस्कस करें, आज समय खत्म हो रहा है, कि आप जब लोग ये कहते हैं बार बार कि राहुल गांधी सावरकर को छोड़ दे, ये छोड़, तो भाई अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता क्यों छोड़ दें हम हर चीज़ में आप कांग्रेस को झुक जाओ, आप इधर सीट में भी झुक जाओ, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, बाकी लोग क्यों नहीं छोड़ देते? सब कांग्रेस ही छोड़ देगी तो क्या करेंगे वो फिर? तो खैर ये सारा समय नहीं, एकदम मैं माफी के साथ इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये किसी न और होगा कि हर आदमी चाहता है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि कांग्रेस कंप्रोमाइज़ करे, ममता जी चाहती है कांग्रेस कंप्रोमाइज़ करे, उद्धव जी चाहते हैं कांग्रेस कंप्रोमाइज़ करे। तो ये सब भी चीज़ें देखने ऊपर, बट नेवर ए डल मोमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देखने के लिए।